हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्समेट ऑनलाइन ट्यूटर सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका कोर्समेट बीएस जॉली। दोस्तों, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के थर्ड चैप्टर में हमने ऑडिट प्रोसेस के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करी थी, जो कि एक ऑडिटर द्वारा जारी एंगेजमेंट से शुरू होता है। ऑडिटर्स एंगेजमेंट एक ऑडिटर अपनी अपॉइंटमेंट के बाद मैनेजमेंट के साथ अपनी जिम्मेदारियों, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों, ऑडिट के स्कोप और ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म इत्यादि को स्पष्ट करेगा। इसके बाद ऑडिटर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और एक ऑडिट प्लान बनाएगा, जिसमें एक इकाई के बिजनेस एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल्स की जानकारी के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स होने की संभावना का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ऑडिटर रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, जिसके तहत उचित ऑडिट प्रोसीजर्स और टेक्निक्स के प्रयोग से उचित और पर्याप्त ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। ऑडिट के दौरान मिलने वाली जानकारी और प्रमाण इत्यादि के आधार पर ऑडिटर के लिए गए निर्णय और निष्कर्ष को ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर्स या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड करेगा और अंत में ऑडिट एविडेंस के बेसिस पर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी ओपिनियन कायम करेगा और उसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इकाई के मालिकों या कंपनी के शेयर धारकों को पेश करेगा। इस तरह ऑडिट रिपोर्ट इस प्रोसेस की आखिरी कड़ी है और इसी के माध्यम से ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी राय प्रकट करेगा। इस लेक्चर में हम ऑडिटर की ओपिनियन और ऑडिट रिपोर्ट बनाने के इस आखिरी स्टेप को समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने कहा, ऑडिटर की रिपोर्ट एक माध्यम है जिसके द्वारा ऑडिटर एक इकाई की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनमें दी गई जानकारी के ऊपर अपनी राय व्यक्त करता है और ये ओपिनियन न सिर्फ इकाई के मालिक या मैनेजमेंट के लिए उपयोगी है, बल्कि इसी के आधार पर समाज के कई अन्य घटक जैसे कि क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एजेंसीज इत्यादि भी अपने निर्णय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर की रिपोर्ट के आधार पर लेते हैं। इसीलिए एक ऑडिटर का दायित्व बनता है कि उसकी रिपोर्ट सरल और स्पष्ट हो और इसीलिए कानून और नियमों में भी ऑडिटर की रिपोर्ट के संदर्भ में कई प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट कंपनीज एक्ट के सेक्शन 227 के विभिन्न सब सेक्शंस के आधार पर बनाई जाती है, जिनके बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में विस्तार से चर्चा करी थी। और ऑडिट चाहे एक कंपनी का हो या फिर किसी और इकाई का, एक ऑडिटर की रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के आधार पर बनाना अनिवार्य होगा। इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें एक ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देने के दायित्व और उसकी रिपोर्ट के कंटेंट्स का खुलासा किया गया है। इसके अतिरिक्त स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705 और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 706 ऑडिटर की रिपोर्ट में किसी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स की वजह से संशोधन या किसी अन्य मामले की वजह से एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ को शामिल करने के बारे में हमें बताते हैं। बताना होगा कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर राय बनाने के लिए ऑडिट में उचित पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और इसीलिए ऑडिटर इन स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है। और यहाँ आपको एक बार फिर याद करवा दें कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705 के अनुसार जहां भी कहीं ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करने का निर्णय लेता है,
उससे पहले उसे इकाई के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार लोगों यानी दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करना होगा और उन्हें मॉडिफिकेशंस के कारण, हालात और इसकी वर्डिंग के बारे में बता देना चाहिए। ऑडिटर की रिपोर्ट में क्वालिफिकेशंस को लिखने पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी अपने मेंबर्स के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। सबसे पहले ऑडिटर को ये हिदायत दी गई है कि वो सारी क्वालिफिकेशंस को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ही उचित पैराग्राफ टाइटल के साथ शामिल करे और इन क्वालिफिकेशंस को किसी अलग रिपोर्ट या एनेक्सचर में नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, अगर इन क्वालिफिकेशंस के खुलासे के लिए अगर नोट्स टू अकाउंट्स में कोई अतिरिक्त डिस्क्लोजर किए गए हैं तो वो इन नोट्स को अपनी रिपोर्ट में रेफर जरूर कर सकता है, लेकिन फिर भी क्वालिफिकेशंस को उसकी मेन रिपोर्ट में ही लिखा होना चाहिए। इसी तरह ऑडिटर को ये हिदायत दी गई है कि वो ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशंस की बजाय मैनेजमेंट को इन क्वालिफिकेशंस के बारे में कोई अलग रिपोर्ट जारी ना करे। दूसरे शब्दों में, ऑडिट में असंतुष्टि के मामलों को मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशंस लिखे जाने का विकल्प नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां किसी इकाई की ब्रांच के ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ मैटर्स पर क्वालिफिकेशंस या एडवर्स रिमार्क्स दिए हों, वहां इकाई के हेड ऑफिस के ऑडिटर का ये कर्तव्य बनता है कि वो इन क्वालिफिकेशंस की उचित समीक्षा करे और अगर मुनासिब समझे तो इन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल करे। इसके अलावा ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में पाई जाने वाली या संभावित मिसस्टेटमेंट्स के इकाई के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में फाइनेंशियल इम्पैक्ट को भी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ बताना चाहिए। आईसीएआई के निर्देशों के अनुसार जहां कहीं ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस की वजह कानून और नियमों की उल्लंघना हो या जहां कहीं कंपनी के डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के खुद फ्रॉड में शामिल होने की आशंका हो या फिर जहां कहीं ऑडिटर को कोई व्यक्तिगत खर्चे व्यवसाय के हिसाब किताब में मिलते हैं, वहां ऑडिटर को इन मामलों को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में शामिल जरूर करना होगा, चाहे इन क्वालिफिकेशंस का अमाउंट कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। यानी इन केसेस में ऑडिटर मटेरियलिटी की आड़ लेकर किसी ऐसे मामले को छोड़ नहीं सकता है। ऑडिटर को कभी भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशंस को घुमा फिरा के नहीं बल्कि क्लियरली और साफ साफ व्यक्त करना होगा और अगर कोई क्वालिफिकेशंस का एक से ज्यादा वर्षों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इम्पैक्ट पड़ रहा हो तो उसे इन सभी वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में इस क्वालिफिकेशन को लिखना होगा और ये नहीं कि किसी वर्ष में वो सिर्फ अपनी किसी पुरानी रिपोर्ट का रेफरेंस देकर काम चला दे। और इंस्टीट्यूट ने अपने मेंबर्स को सलाह दी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अतिरिक्त किसी अन्य रिपोर्ट, उदाहरण के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट इत्यादि में दिए गए विवरणों पर कोई कमेंट या ओपिनियन अपनी रिपोर्ट में शामिल ना करें, क्योंकि एक ऑडिटर का दायित्व तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर राय देने का है। इसके अलावा वो और किसी रिपोर्ट के ऊपर कमेंट नहीं करेगा। दोस्तों, कंपनीज एक्ट के तहत एक ऑडिटर की ड्यूटीज की चर्चा करते हुए हमने सेक्शन 227 सब सेक्शन 4A की बात करी थी, जिसके अनुसार एक ऑडिटर को अपनी नॉर्मल ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट के अलावा कुछ अन्य मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करने को कहा जा सकता है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2003 से कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर का प्रावधान किया है, जिसे हम कारो भी कहते हैं। कारो के अंतर्गत एक कंपनी के ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में कुछ अतिरिक्त जानकारियां देनी होंगी और ये रिपोर्ट उसकी सेक्शन 227 के बाकी के सब सेक्शंस में
दी जाने वाली रिपोर्ट को किसी भी तरह सीमित नहीं बल्कि सप्लीमेंट करती हुई होगी। उदाहरण के लिए अगर आपको याद हो तो हमने इंटरनल कंट्रोल, वाउचिंग और वेरिफिकेशन के चैप्टर्स में कारों के तहत एक कंपनी के आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री इत्यादि के मामलों में ऑडिटर के एडिशनल कमेंट्स की बात करी थी। अब अगर कारों की प्रोविजंस के अनुसार एक ऑडिटर को फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेंट्री के ऊपर कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण देने हो तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो बाकी एसेट्स या लायबिलिटीज की जांच को सीमित कर लेगा। कारो तो एक्चुअली एक ऑडिटर के काम के स्कोप को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ऑडिटर को अपनी जांच के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर अपनी रिपोर्ट में देने होंगे। कारों के पैरा 4 में दिए गए मैटर्स को देखने से पहले आइए कारों की एप्लीकेबिलिटी को लेकर आपकी समझ को एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के द्वारा जांच लेते हैं। आपको बताना है कि इन दी गई सिचुएशंस में क्या एक कंपनी पर कारो लागू होता है या नहीं। टीपी प्राइवेट लिमिटेड एक निजी ट्रेडिंग कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 40 लाख रुपीस है और साल 2013 के अंत तक इसकी कुल टर्नओवर 3 करोड़ रुपए दर्ज करी गई है। इस कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन नहीं लिया है। 31 मार्च 2013 को इस कंपनी के रीवैल्यूएशन रिजर्व रुपीस 5 लाख और कैपिटल रिजर्व रुपीस 6 लाख हैं और इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रुपीस 6 लाख है। क्या इस कंपनी पर कारों के प्रावधान लागू होंगे? अब हालांकि इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कोई लोन्स बकाया नहीं हैं और इसकी टर्नओवर भी रुपीस 5 करोड़ से कम ही है, लेकिन इसकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स का जोड़ लगाया जाए तो ये बन जाएगा रुपीस 51 लाख, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को कंसीडर नहीं किया गया है क्योंकि इसको घटाने के लिए कंपनी के पास कोई रेवेन्यू रिजर्व्स नहीं है। इस तरह ये कंपनी कारों के पैरा 1 के तहत 3 शर्तों में से एक यानी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व रुपीस 50 लाख की लिमिट को पूरा नहीं कर रही है। इसीलिए इस कंपनी पर कारों के प्रावधान लागू हो जाएंगे। अक्सर कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स के हिस्से का भुगतान डिविडेंड्स के माध्यम से करती है, लेकिन कई बार कंपनी इन प्रॉफिट्स को अपने बिजनेस में ही इन्वेस्टेड रखना चाह सकती है, तो उस केस में शेयर होल्डर्स को इसका उचित मुआवजा देने का तरीका है बोनस शेयर्स, जिसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मुफ्त यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है। बोनस शेयर्स इशू करने का अधिकार भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होना चाहिए। एक कंपनी बोनस शेयर्स का इशू सिर्फ अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को इस्तेमाल करके कर सकती है। बोनस इशू को डिविडेंड की तरह ही शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके स्वीकृति दी जाएगी और इस संदर्भ में सेबी की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना जरूरी होगा। यहां ध्यान रखा जाना चाहिए कि बोनस शेयर्स पर सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ही हक है और इस इशू में कंपनी किसी नए शेयर होल्डर को शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी लॉ के अनुसार सिर्फ फुली पेड शेयर्स को ही बोनस इशू में जारी किया जा सकता है। कंपनी की शेयर कैपिटल के ऑडिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफर का ऑडिट, और अक्सर कंपनी के आर्टिकल्स में दिए गए नियमों के अनुसार शेयर्स की ट्रांसफर को अप्रूव करने के अधिकार कंपनी के डायरेक्टर्स
या इनकी कमेटी को दिए जाते हैं। कई बार कंपनीज अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के सफर में लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स टेकअप कर सकती हैं, जिनसे लाभ कमाने में कई कई साल लग जाते हैं। उदाहरण के लिए टाउनशिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, पावर जनरेशन प्लांट्स, टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स इत्यादि। ऐसी स्थितियों में शेयर होल्डर्स द्वारा लगाई गई पूंजी पर उन्हें कुछ न कुछ रिटर्न देनी तो बनती है, वरना इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल जुटानी मुश्किल हो सकती है। अब हम जानते हैं कि एक कंपनी डिविडेंड्स सिर्फ अपने प्रॉफिट्स में से ही बांट सकती है, तो फिर इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाई गई कैपिटल पर कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है, और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 208 में इसका प्रावधान किया गया है। एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल पर ब्याज दे सकती है अगर उसे इसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अधिकार दिए गए हैं और कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरेस्ट पेमेंट के लिए पूर्व अनुमति ली हो। ये इंटरेस्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए ही दिया जाएगा जिसकी अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर में करी गई हो, और ये अवधि ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन समाप्त होने के 6 महीने तक ही जा सकती है। इंटरेस्ट के रेट की मंजूरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। कंपनी के अकाउंट्स में इस तरह पे किए गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एसेट की कॉस्ट में जोड़कर कैपिटलाइज किया जाना होगा, लेकिन जब तक ये एसेट कंस्ट्रक्शन स्टेज में हो तब तक कंपनी इस इंटरेस्ट को मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड में रख सकती है, और एसेट की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाने के बाद इसे एसेट की लागत में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह एक ऑडिटर कंपनी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जांच उपरोक्त दिए गए नियमों के आधार पर कर सकता है। एक हायर परचेज ट्रांजैक्शन में अक्सर सामान या एसेट का मालिक यानी ओनर अपनी संपत्ति को एक किराएदार यानी हायरर को एक एग्रीमेंट के तहत देता है, जिसके अनुसार हायरर को तयशुदा राशि किस्तों में चुकानी होती है, और अगर हायरर चाहे तो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो एग्रीमेंट के अनुसार इस एसेट को खरीद भी सकता है। लेकिन अगर वो चाहे तो इससे पहले ओनर के साथ किए गए समझौते को वो समाप्त या रद्द भी कर सकता है। एक हायर परचेज ट्रांजैक्शन में ऑडिटर को हायर परचेज एग्रीमेंट की उचित समीक्षा करते हुए इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट की वाउचिंग करनी होगी। हायर परचेज एग्रीमेंट लिखित में और सभी पार्टियों द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। ऑडिटर एग्रीमेंट के नियमों और शर्तों, जिसमें दिए जाने वाले सामान या एसेट की पहचान, इसका हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस, समझौते की शुरुआत, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और इनकी पेमेंट की ड्यू डेट्स इत्यादि के अनुसार पेमेंट्स की चेकिंग कर सकता है। दोस्तों, लेक्चर को समाप्त करने से पहले आइए एक नजर पुराने एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। इस चैप्टर में से आमतौर पर 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक दी गई स्टेटमेंट को सही या गलत उसके रीजंस के साथ बताना होगा। जैसे कि मई 2010 में पूछा गया, व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज द ऑडिटर्स आर पेड देयर प्रोफेशनल फी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों, हम जानते हैं ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हालांकि एक सरकारी कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा करी जाती है, लेकिन उसकी रिम्यूनरेशन कंपनी के शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में निर्धारित करते हैं। इस चैप्टर में से अक्सर 4 या 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि मई 2011 में ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट ऑडिट और मई 2008 में ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पर शॉर्ट नोट लिखने को कहा गया।
इस चैप्टर में से 5 से लेकर 8 मार्क्स तक के एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए नवंबर 2012 में पूछा गया व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मई 2013 में पूछा गया व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन विच एन ऑडिटर शुड कंसंट्रेट व्हाइल प्लानिंग ऑडिट ऑफ एन एनजीओ। इसी साल में स्टूडेंट्स को एक पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट में ऑडिटर्स द्वारा कंसीडर किए जाने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखने को कहा गया। नवंबर 2012 में पूछा गया व्हाट आर द 8 ऑडिट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ ए हॉस्पिटल। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप कोर्समेट प्राइमर नोट्स रेफर कर सकते हैं और एग्जाम्स की झटपट तैयारी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद करने के लिए आप कोर्समेट क्विक रिवीजन नोट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस आखिरी लेक्चर के साथ ही हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का सफर समाप्त होता है। कोर्समेट ट्यूटर सीरीज में हमने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपके सिलेबस और पाठ्यक्रम के अनुसार पूरे चैप्टर्स की विस्तृत चर्चा करी है। हम उम्मीद करते हैं कि इन लेक्चर्स और कोर्समेट नोट्स की हमारी कोशिश से आप पूरा फायदा उठाएंगे और हम एग्जाम्स में आपकी सफलता की कामना करते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और इसी शुभकामना के साथ कोर्समेट ऑनलाइन की तरफ से थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। Hey, did you check out learning resources at Postmate Online?